हेडिंग डालें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी, या फिर हम इसे एलिंगम डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब देखो एलिंगम डायग्राम्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है ही। आप लोगों को इक्वेशन याद ही है कि भाई डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं कि अगर आप किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए डेल्टा जी वर्सेस टी में ग्राफ बनाओगे, किसके बीच में, डेल्टा जी और टी के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ आपको कैसा मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर डेल्टा जी वर्सेस टी में कर्व बनाएं तो देखो ये हो गया y, ये हो गया x, y इज इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स टाइप का एक ग्राफ बनेगा। लेकिन ध्यान दें इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके वैल्यू पर डिपेंड करती है, डेल्टा एस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अभी मैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को, बट पहले हम बेसिक सी बात देख लेते हैं कि एलिंगम डायग्राम क्या है। एलिंगम डायग्राम्स आर द प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन। डेल्टा जी एफ का मतलब क्या है, डेल्टा जी फॉर्मेशन वर्सेस टी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए या अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए हम उसकी डेल्टा जी फॉर्मेशन, ये आप थर्मल में सीख चुके हो कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एक ऑक्साइड बनाना है, ठीक, मुझे किसी मेटल का एक ऑक्साइड बनाना है, लेट्स से Fe2O3 बनाना है। तो Fe2O3 के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होगी, यहां पर आपके पास Fe2O3 सॉलिड होगा और ये किस किस से बनेगा, ये बनेगा Fe सॉलिड से प्लस साथ में किससे बनेगा, ऑक्सीजन। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी हम थर्मो में पढ़ चुके हैं कि अगर आप इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख रहे हो तो प्रोडक्ट का सिर्फ एक मोल बनना चाहिए। जो भी बैलेंसिंग करनी है आप यहां पर करोगे और इस रिएक्शन का जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा जी फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा जी फॉर्मेशन। तो किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए आप डेल्टा जी फॉर्मेशन वर्सेस टी में जो ग्राफ बनाओगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिंगम डायग्राम्स बोलते हैं। और कुछ और काम की और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। तो अगर हम मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन। जैसे मान लो ये Fe2O3 सॉलिड बना, इसकी जगह मान लो आपके पास प्रेजेंट होता कुछ, मान लो सिल्वर ऑक्साइड बनाया, तो बताओ उसकी रिएक्शन क्या होती, Ag सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस। बताओ इसके फॉर्मेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा Ag2O सॉलिड। मान लो आप कॉपर ऑक्साइड बना रहे हो तो Cu सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाता, CuO सॉलिड बन जाता। मान लो आप जिंक की रिएक्शन करवाते, Zn सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, तो बताओ इससे आपको क्या मिल जाता, ZnO सॉलिड मिल जाता। तो अब किसी भी मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, आप ध्यान से देखो, सॉलिड 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 तो है, देखो गैस जा रही है सॉलिड में, गैस सॉलिड में, गैस सॉलिड में, गैस सॉलिड में। इन सभी रिएक्शंस के लिए डेल्टा एस जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा। अब आप समझो अगर इनका डेल्टा एस नेगेटिव है तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। भाई हमने देखा कि अगर मैं डेल्टा जी और टी में ग्राफ बनाऊं तो उस ग्राफ की जो स्लोप है वो माइनस ऑफ डेल्टा एस के बराबर है। लेकिन इन सभी मेटल्स के लिए या इन ऑक्साइड्स के लिए, इनके फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एस के लिए नेगेटिव है। बताओ नेगेटिव नेगेटिव स्लोप कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी इन ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन के लिए अगर मैं डेल्टा जी फॉर्मेशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, जिसका कुछ इंटरसेप्ट होगा, वो इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, डेल्टा एच के, और इसकी जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस डेल्टा एस के। लेकिन क्योंकि इनका डेल्टा एस पहले से नेगेटिव है तो ये ओवरऑल स्लोप कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव आपके पास आ जाएगी। तो कुछ रटना नहीं पड़े, इसलिए आप सबसे पहले चीजों को समझो, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ये जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगेन वो किसके लिए भी डिपेंड करेगा, डेल्टा एच। फिर से देखो, हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की एंथैल्पी मोस्टली क्या होती है, नेगेटिव। इसलिए आप देखोगे कि ये इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, ये इंटरसेप्ट भी आपका कैसा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव ही होगा। तो ऐसे जो ग्राफ बनेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एलिंगम डायग्राम्स बोलते हैं। तो क्या हमेशा एंट्रोपी नेगेटिव आएगा, नहीं, कोई और रिएक्शन हो सकती है। मान लो जैसे ये रिएक्शन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन देख लेते हैं, C प्लस हाफ O2 गैस, इससे आपको मिल रहा है CO गैस।
तो देखो 1 मोल कार्बन सॉलिड है, आधा मोल ऑक्सीजन है, आधे मोल गैस से 1 मोल गैस बन रहा है, ऐसा बोल दो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एंट्रोपी चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव। अब अगर इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, क्योंकि सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो इसके लिए इसके लिए जो ग्राफ बनेगा किसमें, डेल्टा जी वर्सेस टी में, वो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप पॉजिटिव भी आ सकती है, स्लोप नेगेटिव भी आ सकती है। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव आने का सिग्निफिकेंस क्या होगा कि उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस का साइन बदल रहा होगा। मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव है तो उस रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव होगा, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो उसका डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बोले यहाँ तक अभी कुछ याद नहीं रखना, अभी समझना है। मैंने आपको एक्सप्रेशन समझाया, फिर हम ग्राफ देखते हैं, उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। कई सारी चीज़ें आप यहाँ सीख सकते हैं, बट जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्सप्रेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, आपको इससे डील करना आना चाहिए। क्लियर है? तो एलिंगम डायग्राम्स किन्हें बोलते हैं? प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन, ये जरूर आप ध्यान रखना, वर्सेस टी। चलिए ये देखें, बहुत सारे एलिंगम डायग्राम्स हैं, बहुत सारे ऑक्साइड्स के लिए मैंने आपके सामने डायग्राम्स बनाए हुए हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें, अलग अलग मेटल्स के लिए मैंने आपको अलग अलग ग्राफ यहाँ पर बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है Mg के लिए, 2Mg प्लस O2 गिव्स क्या बना रहा है? 2MgO। देखो ये शुरू हो रहा है -1100 से। कहाँ से शुरू हो रहा है? -1100 से। मतलब जैसा आप लोगों ने देखा, अभी ना आप इस रीजन को छोड़ दो, यहाँ का मैं बताता हूँ क्या रीजन है। पहले हम यहाँ तक की बात कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट तक की। ठीक है, यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आप समझ रहे हो। मेरी स्ट्रेट लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो आप भावनाओं को समझ लेना। तो देखो ये जो है, ये फॉलो कर रहा है इस इक्वेशन को, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखो मैंने आपको बताया, Mg सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है, और ये कन्वर्ट हुआ सॉलिड में। तो देखो गैस सॉलिड में जा रही है, तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होने की वजह से इसकी स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है। देखो स्लोप पॉजिटिव आ रही है, और देखो इंटरसेप्ट जो होगा वो डेल्टा एस के बराबर होगा। यानी इस ग्राफ को देखकर आप सबसे पहली चीज तो बता सकते हो कि मैग्नीशियम के फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है, डेल्टा एफ एच MgO सॉलिड, बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी? -1100 किलो जूल पर मोल होगी। क्या होगी? -1100 किलो जूल पर मोल होगी, क्योंकि डेल्टा जी और टी के बीच में जो ग्राफ है उसका इंटरसेप्ट किसके लिए देता है? आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन की। देखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही देखो, यहाँ पर ये माइनस सेक्शन, तो जिंक प्लस O2 के ZNO, तो ZNO की, अच्छा एक और चीज देखो ध्यान से, अभी भी ये नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये 2 मोल के लिए है, 2 मोल के लिए -1100 है, जबकि एंथैल्पी किसके लिए होती है? पर मोल के लिए डिफाइंड होती है। तो 1 मोल के लिए वो कितनी हो जाएगी? -550 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -550। ऑल्दो यहाँ तो ही नहीं पूछेगा, थर्मो में आपसे यूज करवा सकता है। ऐसे ही 2 मोल जिंक के लिए है -600, तो 1 के लिए कितनी होगी? -300। देखो आप देख पा रहे हो, मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स की स्लोप पॉजिटिव है, तो अगर इनकी स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब इन सबका एंट्रोपी चेंज कैसा है? नेगेटिव है। बोलो बात समझ में आ रही है? लेकिन एक लाइन आपको दिख रही है, ये रही, जो आपसे मैंने डिस्कस भी की थी, 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। तो कार्बन आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, सॉलिड प्लस गैस मिलकर गैस बना रहे हैं। या तो ऐसा बोल दो सॉलिड गैस में जा रहा है, या फिर ऐसा बोल दो 1 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रही है। दोनों ही केस में इसका डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब इसकी स्लोप कैसे आने वाली है? नेगेटिव। तो देखो स्लोप नेगेटिव की तरफ जा रही है। एक बात समझ में आ गई स्लोप का आइडिया। ये पॉइंट जहाँ देखो एकदम से लाइन न्यू हो रही है, क्या है वो बताता हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं। चलिए, तो एक चीज़ आपने यहाँ पर देख ली कि स्लोप का फंडा क्या है। मैं सब गायब कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं मुझे इसकी। दूसरी चीज़ देखें, आपका जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी फॉर्मेशन, वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस टी डेल्टा एस फॉर्मेशन। ठीक है, ये हम लोग थर्मो में सीख चुके हैं कि किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, उसके होने की टेंडेंसी, या ऐसा बोल दो कि उसका फेवर होने की टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप देखो बाकी सभी रिएक्शंस के लिए जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, देखो डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है। दिख रहा है आपको? यहाँ -1100 था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो और ऊपर चलते गए तो अभी -500 तक पहुंच गया। बताओ -1100 ज्यादा नेगेटिव है या -500? ऑब्वियसली -1100। तो -1100 जब -500 पहुंचे तो डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कम होती जा रही है, रिएक्शन के होने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। रिएक्शन क्या है?
रिएक्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, रिएक्शन है Al2O3 का बनना, इनके बनने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, इनका मतलब इनके टूटने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप ये ध्यान रखना, हम यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, शायद आगे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा, तो मैं वर्बली सिखा रहा हूँ आपको चीज़ें। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि देखो डेल्टा जी पॉजिटिव होता जा रहा है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑक्साइड है जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती जा रही है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये जो आपके पास 2C+O2, देखो इसका डेल्टा जी तो और ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, उसका डेल्टा जी और ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब ऑक्साइड के बनने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो CO के बनने की टेंडेंसी, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, उसके बनने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती। मैं बनने की टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। बनने की टेंडेंसी और रेट दो अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। तो इसकी बनने की जो रिएक्शन है वो फेवर करती जाएगी, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, बाकी सबकी क्या होती जाएगी, कम। तो मतलब CO की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी हाई टेम्परेचर पे, इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली ऑक्साइड्स है तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उनकी डीकम्पोज होने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो एक एक करके पॉइंट्स को लिखना शुरू करते हैं, हम स्विच करते रहेंगे पेजेस के बीच में। तो आप स्टार्ट करते हैं, देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एलिंगम डायग्राम। ठीक, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये रहा, सिंस द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज नेगेटिव, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। That is, the formation of oxide becomes less feasible, or in other words, the stability of oxide decreases। जो मैंने आपसे बताया, जैसे आप पीछे ग्राफ देखें तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, डेल्टा जी और पॉजिटिव होता जा रहा है। दैट मीन्स इन ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सिर्फ एक ही रिएक्शन है जिसके लिए वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। आई थिंक वो भी यहाँ पर एडेड होगा, नहीं लिखा हुआ है। चलिए, तो वो पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसी के बाद आप यहाँ पर ऐड करें कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, डेल्टा जी फॉर्मेशन बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। indicating the higher favorability of the reaction। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कर रही है, उतनी ही ज्यादा फेवर करती जा रही है। सही है। चलिए, अच्छा आपने सेकंड पॉइंट देखा, स्लोप। तो पहले पॉइंट, चलो पॉइंट बाद में पढ़ना है ना, वापस चलते हैं ग्राफ पे और समझते हैं कि स्लोप बढ़ने से क्या होता है। आप लोगों ने लिख लिया ना, खैर इसकी जरूरत नहीं थी। ध्यान से देखो, ये mg का ग्राफ चल रहा था, चलते चलते अचानक से इस पॉइंट, इस टेम्परेचर पर, मान लो मैं इसको वैल्यू देता हूं कुछ, लेट्स से 1150 बोल देता हूं इसको एक बार के लिए, ऐसे ही आर्बिट्री वैल्यू ले रहा हूं, है ना। ऐसे देखो एल्यूमिनियम ग्राफ तो चलता जा रहा है, खैर यानी देखो जिंक का ग्राफ चलते चलते अचानक से इस पॉइंट पर, मान लो 1800 है ना, या 800 थोड़ा आगे ले लेते हैं, 923 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, मान लो एक बार, एकदम से स्लोप बदल गई। ठीक है, तो हर ग्राफ में आएगा, ऐसा चेंज आएगा। देखो हर ग्राफ में यहाँ पर भी बदल गई है ना, यहाँ ऐसे फ्लैट हो गया है। तो होता क्या है, ग्राफ के अंदर ही जो स्लोप से एकदम से चेंज हो रही है, क्यों, ऐसा क्या हो गया कि स्लोप चेंज हो रही है। तो ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, है ना, यहाँ कुछ रटने का नहीं है, आप खुद समझ सकते हो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आपने देख लिया है कि हमारा जो ग्राफ होता है वो बनता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से। अब देखो इसकी स्लोप जो है वो माइनस डेल्टा एस के बराबर है। अब समझना, ये जो आपका डेल्टा एस है भाई, हमने देखा कि इनके स्लोप नेगेटिव है, तो अगर डेल्टा एस एक बार को लेट से नेगेटिव है तो बताओ ओवरऑल स्लोप कैसी आ जाती है, पॉजिटिव। ध्यान से समझना, है ना। वैसे तो जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आसान है याद करने पर, लॉजिक समझ लो, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं यहाँ से, दैट इज मोर नेगेटिव इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, is the value of delta S. More positive will be the slope of graph.
तो ये आप समझो, जितना ज़्यादा डेल्टा एस नेगेटिव होता जाए, मतलब एंट्रोपी चेंज जितना ज़्यादा होगा, स्लोप एकदम से उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ आप देखो, ये जो एकदम से स्लोप के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब यहाँ पर ना कहीं एंट्रोपी में चेंज आया है। वो कैसे है वो समझो, ध्यान से देखना। मैं mg का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो आपके पास mg सॉलिड है, वो रिएक्ट कर रहा है हाफ O2 गैस से, और उससे आपको क्या मिल रहा है, MgO सॉलिड। अभी तक तो क्या है, Mg सॉलिड है, ठीक है। Mg सॉलिड O2 गैस से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MgO सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या हुआ, अब ऐसा क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एकदम से आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो आप पहुँचते हो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट पर। कहाँ पहुँचते हो, मेल्टिंग पॉइंट पर। एक्चुअली ये जो आपको पॉइंट, ये जहाँ पे चेंज हो रहा है, ये चीज़ आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम देगा। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम आने से क्या हुआ, अब आने से क्या हुआ, एक स्टेप बढ़ गया रिएक्शन पर। क्या बढ़ गया, एक स्टेप। पहले Mg सॉलिड डायरेक्टली किसमें होता है, MgO गैस। अब क्या होगा, Mg सॉलिड पहले लिक्विफाई होगा और Mg लिक्विड में जाएगा, प्लस हाफ O2 गैस, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अब MgO सॉलिड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, MgO सॉलिड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देखो, सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तब एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। तो अब क्या हुआ, यहां से यहां जाने पर, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव थी ना अपनी, हाँ डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, तो स्लोप अपनी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस की दोबारा बात करते हैं। भाई डेल्टा एस हमारा क्या था, पहले से ही नेगेटिव था। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले Mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस MgO सॉलिड में जा रहा था, अब उसकी जगह पर क्या हो रहा है, भाई मेटल आपका मेल्ट हो गया है, और अब ये मेटल जो है वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, MgO सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ, सॉलिड जब लिक्विड में जाएगा तो यहां से जाने पर इसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये चलो ऐसे नहीं देखो, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ो, ऐसे समझो इसको आप, बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा, है ना। सिंपल शब्दों में समझते हैं। तब आपका एक इससे पहले Mg सॉलिड था, अब क्या हुआ, अब ये सॉलिड की जगह Mg लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, प्लस हाफ O2 गैस, इससे क्या मिलेगा आपको, MgO सॉलिड मिलेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना और समझना, वरना आप इसको कभी समझ नहीं पाओगे। यहां पर क्या था, एक सॉलिड था और एक गैस था, और ये दोनों मिलकर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, यहां पर गैस है और लिक्विड। देखो, गैस तो पहले भी थी, अब भी है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बताओ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन है, हाँ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन है, लिक्विड। अब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। पहले सॉलिड सॉलिड में जा रहा था, अब लिक्विड सॉलिड में जा रहा है। बताओ, लिक्विड हायर एंट्रोपी पे होता है, क्योंकि इसमें रैंडमनेस क्या होगी, ज्यादा होगा ना। इन दोनों का आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सेम एंट्रोपी। समझना, यहां ऐसे नहीं समझ पाओगे वरना आप। अब बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1 बोलूं, और मान लो इसकी वैल्यू -20 है, ऐसी वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू से अच्छा समझ में आता है ना। इसका एंट्रोपी चेंज मैं डेल्टा S1 बोल रहा हूं, और इसकी वैल्यू कितनी है, -20 है। बताओ, इस रिएक्शन का जो एंट्रोपी चेंज होगा, बस आप मुझे इतना बता दो, वो -20 ही होगा या -30, मतलब मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा या कम होगा। नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया, ज़्यादा होगा, 20 से ज़्यादा होगा, -40 -50 हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, सॉरी सॉलिड से सॉलिड में जा रहे हो। गैस तो यहाँ भी, गैस तो उनको तो भूल जाओ। यहाँ लिक्विड से आप सॉलिड में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली लिक्विड हाई एंट्रोपी पे होगा, तो उसके एंट्रोपी में डिक्रीज क्या हुआ होगा, ज़्यादा। तो जब आपकी मेटल मेल्ट हो गई है तो एंट्रोपी में डिक्रीज क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर डिक्रीज ज़्यादा होगा तो लाइन की स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ पा रहे हो। इसीलिए देखो, अचानक से यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है, एंट्रोपी डिक्रीज विल बी मोर। सो एंट्रोपी डिक्रीज will be more for this reaction, for second reaction लिख रहा हूं उसको। ठीक है, तो ये तो हुआ लॉजिक।
अब अगर आपको याद रखना है तो डेफिनेटली बहुत चीज़ आसान है कि वो टेम्परेचर जहां पर ग्राफ की स्लोप एब्रप्टली चेंज हो रही है वो चीज़ किसको दिखाता है, मेल्टिंग ऑफ मेटल को दिखाता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मेटल का मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर। इस ग्राफ से हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है 1150, आर्बिट्री वैल्यू ली है। जिंक का कितना है 923 है। आई बात समझ में? चलिए बात समझ में आई है तो इस पॉइंट को आप जरूर लिखें कि द अब्रप्ट चेंज इन स्लोप ऑफ द लाइन शोज फेज ट्रांजिशन, मेल्टिंग ऑफ मेटल, एंड द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट डिनोट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। कर सकते हैं, चलिए कॉपी करें इसे। चलिए इसके बाद देखें और भी अभी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखें फॉर सीओ, ना बताया सीओ वाला जो ग्राफ था, स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव विच इज ड्यू टू पॉजिटिव डेल्टा एस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीओ, एंड डेल्टा जी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीओ इज मोर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। तो ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं। ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिंगम डायग्राम सिंपली प्रेडिक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड विद अदर मेटल। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान देना, आपने ग्राफ्स देखे हैं, एलिंगम डायग्राम देख लिए अभी, ठीक है। तो इधर डेल्टा जी है, इधर टी है ना। ध्यान से देखना, ये जीरो से स्टार्ट नहीं ग्राफ, नेगेटिव पॉइंट से जीरो कहीं ऊपर होगा, मैं आपको ग्राफ में भी दिखा दूंगा। अब मान लो एक मेटल ऑक्साइड है, उसका ग्राफ ऐसा चल रहा है, ठीक है, और एक दूसरा मेटल ऑक्साइड है, उसका ग्राफ कुछ आप मान लो ऐसा चल रहा है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स हैं। तो है क्या, एक को बोल देते हैं मेटल ए और एक को बोल देते हैं मेटल बी, और अब इन पे कमेंट करते हैं। तो ध्यान से देखना, ये है मेटल, मैं चलो लाइव एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। एक को ले लेता हूँ मैग्नीशियम, तो ये तो है मान लो जिंक के लिए कि जिंक प्लस हाफ O2 गिव्स ZnO। ये बी वाला ग्राफ, इसके लिए कलर कोड इसलिए यूज कर रहा हूँ। और इधर है Mg प्लस हाफ O2 गिव्स Mg। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। ऑब्वियसली हर चीज का लॉजिक है, बट अभी इसको डिस्कस करूंगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेटल जिसका ग्राफ नीचे लाई कर रहा है, ध्यान से सुनना, लिखा हुआ भी अभी आ जाएगा। वो मेटल जिसका ग्राफ नीचे लाई कर रहा है, वो अपने से ऊपर वाली मेटल के ऑक्साइड को, वापस आ रहा हूं, वो मेटल जिसका ग्राफ नीचे लाई कर रहा है, वो अपने से ऊपर वाली मेटल के ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर देगा। जिसका ग्राफ नीचे है वो मेटल, जिसका ग्राफ ऊपर है उसके ऑक्साइड को आसानी से क्या कर देगा, रिड्यूस, यानी MgZnO को आसानी से रिड्यूस कर देगा। लेकिन जिसका ग्राफ ऊपर है वो नहीं रिड्यूस कर सकता, मतलब जिंक MgO को रिड्यूस नहीं कर सकता है तब तक जब तक उसका ग्राफ नीचे है, मतलब उसका ग्राफ ऊपर है, किसका, जिंक का। जिस पॉइंट पर जिंक का ग्राफ MgO ग्राफ से नीचे चला गया है, क्या कोई पॉइंट, ये रहा, जी देखो जे रहा। अब भैया जे जो पॉइंट है ना, जे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जे पॉइंट पर मान लो टेम्परेचर है 1000 केल्विन, ऐसे ही हवा में वैल्यूज ले रहा हूं। अब इसके बाद पिक्चर बदल चुकी होगी मेरे दोस्तों, पिक्चर बदल चुकी होगी। अब इस पॉइंट के बाद जिंक MgO को रिड्यूस कर सकता है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब जिंक का ग्राफ नीचे आ गया है, और अब जिंक MgO को आसानी से कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और जितना ज्यादा एक गैप बढ़ता जाएगा, जिंक MgO को उतनी ही आसानी से क्या करता जाएगा। ये कोई वो नहीं याद रखने का, ये इंडिकेटिव है। मैंने दो मेटल ले ली, ऐसे आर्बिट्रेट उठा गया, वो बता रहा हूँ। मेन चीज जो सीखने की वो है, जिसका ग्राफ नीचे है वो अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को, जिसका ग्राफ नीचे है वो मेटल अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। और ग्राफ्स के बीच में गैप जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, रिडक्शन की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक्चुअली इसका फंडा होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन है, मान लो इसका डेल्टा जी है -300, ये रिएक्शन है, मान लो इसका डेल्टा जी है -150। अब आपको जो रिएक्शन चाहिए, हम बोल रहे हैं कि क्या मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, हमारा क्वेश्चन है। जब ये इसको रिड्यूस करेगा तो ये खुद MgO बनाएगा और साथ में जिंक बना देगा। आप ये देखो, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव,
ठीक है, बताओ ये रिएक्शन इन दोनों से कैसे बनेगी? जब आप दिस माइनस दिस करोगे, माइनस करते देखो इससे कैंसिल, Zn इधर आएगा, जिंक इधर आएगा, तो -300 माइनस माइनस प्लस 150, डेल्टा जी की हो जाएगी -150। स्पॉन्टेनियस है इसलिए रिएक्शन फेवर कर रही है। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं ये बोलूं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं, तो आपको दिख रहा है, देखो ये जो रिएक्शन है MgO प्लस Zn गिव्स Mg प्लस ZnO। अब देखो इसका डेल्टा जी प्लस 150 आ गया, पॉजिटिव, यानी रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जिसका ग्राफ नीचे है, अगर आप उसके मेटल से सामने वाले को रिड्यूस करोगे और जब रिजल्टेंट रिएक्शन का डेल्टा जी निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। दूसरा, गैप जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, गैप जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, मतलब रिएक्शन आपकी उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती जाएगी। तो यह है लॉजिक, यह है लॉजिक। बट ठीक है, अभी हमें लॉजिक की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस स्टेटमेंट को याद रखें कि अकॉर्डिंग टू दिस द मेटल whose plot lies below can reduce the metal oxide whose graph is above it, और आगे एक और से लिख देना and the tendency of reduction increases with increasing gap between the graphs। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां पर ग्राफ क्रॉस कर गए वहां पर टेंडेंसीज क्या होता है? चेंज। तो ऑब्वियसली रिडक्शन टेंडेंसीज क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अगर ये टेम्परेचर 1000 केल्विन होता तो 1000 केल्विन से पहले Mg ZnO को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन 1000 केल्विन के ऊपर ZnO ने अपना बदला ले लिया। अब जिंक किसको रिड्यूस कर रहा है? MgO को रिड्यूस कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग एलिंगम डायग्राम जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक बार दोबारा मैं आपको एलिंगम डायग्राम्स पे लेके चलता हूं जो हमने शुरू में देखे थे। यहाँ से आप देख पाओगे, देखो जैसे अब इसको तो मैं हटा देता हूँ, इन सब की जरूरत आपको नहीं है। फिर से देखो एक बार ध्यान से, इस टेम्परेचर देखो इसने मार्क भी किया हुआ है। अब मान लो ये टेम्परेचर कुछ आ रहा है भाई, ये 1200 है, ये सीधा 1600 है, बीच में 1400 ये होगा, तो मान लो 1370 है डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर एक बार के लिए। अब समझो 1373 डिग्री सेल्सियस से पहले Mg का ग्राफ नीचे था और एल्यूमिनियम का ग्राफ ऊपर था, यानी हम यहां पर बोल सकते हैं कि Mg कैन रिड्यूस व्हाट? Al2O3 बिफोर दिस 1370 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब देखो इसके जस्ट बाद अब Mg का ग्राफ ऊपर चला गया और एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे आ गया। 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव्स 2/3, इस तरह से इसने ग्राफ दिया है। ठीक है, देने दो। अब आप देखो इसका ग्राफ नीचे आ गया है ना। अब यहां पर क्या कर सकता है? एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO। अब एल्यूमिनियम MgO को बड़ी ही आसानी से क्या कर सकता है? रिड्यूस। और अब आप देखो, एक टेम्परेचर बोलूं मैं आपसे बोलूं, एक टेम्परेचर तो ये वाला लेट्स से 1500, और एक टेम्परेचर मैं आपसे बोलूं ये वाला 1800, बताओ कहां पर ज्यादा रिड्यूस करेगा? देखो गैप बढ़ गया ना, तो यहां पर रिडक्शन टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा, यहां पर रिलेटिवली क्या होगी? कम। तो बस ये एलिंगम डायग्राम है। इस तरह से आपको एलिंगम डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। एलिंगम डायग्राम किन के बीच में प्लॉट होता है? डेल्टा जी फॉर्मेशन वर्सेस टी के बीच में। इसकी स्लोप माइनस डेल्टा एस के बराबर होती है। मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, इसलिए लाइन की स्लोप कैसे हो जाती है? पॉजिटिव। और सारी लाइंस आपको ऐसे दिख रही हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाली मेटल अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को आसानी से क्या कर सकती है? रिड्यूस कर सकती है। बस अभी मैं आपको एलिंगम डायग्राम के बारे में इतना ही बताऊंगा, इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है और यही आपके काम में आएगा।